हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरना साइंस क्लब। आज के इस लेक्चर में हम फिजियोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे और फिजियोलॉजी में कई सारे यूनिट होते हैं जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। तो इनको हम यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। तो अभी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे डाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो इसके पिछले 2 लेक्चर में मैंने डाइजेशन के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। आई होप आपको वो सारे पॉइंट क्लियर होंगे। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले एंजाइम्स ऑफ पैंक्रियाज। तो देखो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर हमने देखा था डाइजेशन किस किस चीज़ का कहाँ कहाँ पे होता है, किस एंजाइम के हेल्प से होता है। उसके बाद हमने जो है डक्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। तो अब देखो जो एंजाइम्स होते हैं पैंक्रियाज के, मैंने जो है एक बार तो आपको बताया ही है, एक बार इसको दोबारा से देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। एंजाइम्स ऑफ पैंक्रियाज में सबसे पहले आता है हमारा, जैसे देखो एंजाइम, जो पैंक्रियाज के एंजाइम होते हैं वो किन किन चीज़ों का डाइजेशन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, लिपिड का, और ये प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए क्या आता है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। क्या आता है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। और प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड इलास्टेज। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर किसी भी एंजाइम के लास्ट में क्या लग जाता है, ओजन, क्या लग जाता है, जेन, 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 ये वर्ड आता है। इसका मतलब ये है कि वो एंजाइम क्या है, इनएक्टिव। क्या है, इनएक्टिव। और इनएक्टिव फॉर्म में कोई भी एंजाइम कभी भी फंक्शन नहीं करता। यानी इसको फंक्शन कराने के लिए सबसे पहले इसको एक्टिव करना होगा। क्या करना होगा, ये जो है इनएक्टिव फॉर्म में है, इनको एक्टिव करना होगा। ये एक्टिव कैसे होंगे इसे अभी हम बाद में देखेंगे। तो देखो अब यहाँ पे प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ये सारे एंजाइम्स हो गए। अब जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसके डाइजेशन के लिए न्यूक्लिएज होता है, लिपिड के डाइजेशन के लिए लाइपेज होता है, और ये बाइकार्बोनेट भी सिक्रेट करता है। अब देखो क्या होता है, पैंक्रियाज सिक्रेट इनएक्टिव एंजाइम। पैंक्रियाज जो है वो इनएक्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है, और ये इनएक्टिव एंजाइम जो है वो एक्टिवेट किए जाते हैं किसके थ्रू, इंटेरोकाइनेज। क्या है, एक्टिवेटेड बाय इंटेरोकाइनेज। किसके थ्रू एक्टिवेट होते हैं, इंटेरोकाइनेज। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, उसको एक्टिवेट किसके थ्रू किया जाता है। तो याद रखना, इंटेरोकाइनेज। इन एक्यूट पैंक्रियाइटिस क्या होता है, जैसे क्या है मतलब एक्यूट पैंक्रियाइटिस एक मतलब डिजीज या डिसऑर्डर बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो पैंक्रियाज होता है वो एक्टिव एंजाइम सिक्रेट करने लगता है। नॉर्मली क्या होता है, जो पैंक्रियाज है वो इनएक्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है, लेकिन एक्यूट पैंक्रियाइटिस में क्या होता है, जो पैंक्रियाज है वो एक्टिव एंजाइम सिक्रेट करने लगता है। और जब ये एक्टिव एंजाइम सिक्रेट करते हैं तो ये एक्टिव एंजाइम इनके लिए ऑटो कैटालिटिक की तरह वर्क करता है। ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, कैटालिटिक मीन्स तोड़ देना, यानी खुद को ही तोड़ देना। यानी जो एक्टिव एंजाइम बन रहे हैं ये पैंक्रियाज को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऑटो कैटालाइट कर देंगे, यानी क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय पैंक्रियाज। तो इससे तो पैंक्रियाज ही खत्म हो जाएगा। फिर तो आप देख ही रहे हो, मतलब ये इतने सारे एंजाइम सिक्रेट करते हैं, इतनी सारी चीज़ों के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फिर तो ये सारे ही गड़बड़ हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप इसको याद रखेंगे। अब ये देखो, ये है हमारा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से क्या क्या सिक्रेट हो रहा है, ये सारे एंजाइम जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो क्या होता है, ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ से सिक्रेट होता है ये इंटेरोकाइनेज। तो सबसे पहले जो ट्रिप्सिनोजन होता है वो जो है एक्टिव किया जाता है इंटेरोकाइनेज के द्वारा। उसके बाद क्या होता है, जो ट्रिप्सिनोजन है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा, और अब ये ट्रिप्सिन जो है वो काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देता है। यानी जैसे हमने देखा था ना HCl में, ठीक उसी तरह से ये प्रोसेस भी हो रहा है। और देखो जैसे आप सोचोगे इसके लास्ट में तो जेन लगा नहीं है, तो फिर ये कैसे जो है इनएक्टिव हो गया। तो याद रखना इसके आगे क्या लिखा है, प्रो, ये भी इसका मतलब भी होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में है। जैसे देखो यहाँ तो ओजन था, मतलब ट्रिप्सिनोजन,
ट्रिप्सिनोजन, और यहाँ क्या है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, लेकिन इसका एक्टिव फॉर्म होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, तो प्रो लग गया यानी ये भी इनएक्टिव है। तो इस तरह से आप एक्टिव इनएक्टिव एंजाइम को समझ पाएंगे। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं लिवर के बारे में। तो देखो कुछ ऐसा सा हमारा लिवर होता है, और क्या होता है जो लिवर होता है, ये हमारा लिवर हो गया, लिवर दो लोब में बटा होता है। ये हो गया हमारा लेफ्ट हिपैटिक लोब और ये हो गया हमारा राइट हिपैटिक लोब। मैंने आपको बता दिया कभी भी किसी ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसका लेफ्ट राइट डिफरेंट होता है। इधर हमारा लेफ्ट होता है, इधर हमारा राइट होता है। तो देखो ये वाला हो गया लेफ्ट हिपैटिक लोब और ये हो गया राइट हिपैटिक लोब। तो जो लिवर होता है वो उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट हिपैटिक लोब, एक होता है राइट हिपैटिक लोब। मैंने आपको डक्ट वाले में बताया था, तो ये आपको क्लियर होगा। और अब देखो लिवर के अराउंड आपको एक मेम्ब्रेन दिख रही होगी, ये है ना, ये एक मेम्ब्रेन होती है लिवर के अराउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसका नाम होता है ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या होता है? ग्लिसन्स कैप्सूल। तो जो लिवर के अराउंड कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है उसको हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। अब देखो फेट ऑफ आरबीसी हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो जो आरबीसी होती है यंग आरबीसी, क्या होती है? जो यंग आरबीसी होती है, नई नई बनी होती है, वो कैसी होती है? फ्लेक्सिबल। और जब ये कैपिलरी ऑफ स्प्लीन से यहाँ से मतलब पास होगी तो ये ईजिली जो है क्या करेगी, इसको क्रॉस कर जाएगी, इसको क्रॉस करके आराम से बाहर आ जाएगी। लेकिन अब देखो अगर ये ओल्ड आरबीसी है, यानी 120 डेज आरबीसी का लाइफ साइकिल होता है, तो अगर ये 120 डेज की आरबीसी है यानी ओल्ड आरबीसी है, तो ये कैसी होती है? स्टिफ। क्या होती है? स्टिफ होती है। तो ये स्टिफ होती है तो स्प्लीन के कैपिलरी के थ्रू ये पार नहीं हो पाती और क्या हो जाती है, ज़बरदस्ती अगर मतलब क्रॉस करने की कोशिश करे तो ये ब्रेक हो जाती है। तो अब ये जो ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी है, यहाँ पे क्या बनता है? सबसे पहले हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और ये भी ब्रेक होके दो पार्ट में बन जाता है, एक होता है हीम, एक होता है ग्लोबिन। क्या होता है? ग्लोबिन। जो ग्लोबिन होता है ये प्रोटीन पार्ट होता है। अब जो हीम होता है कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या होता है? सेंटर में आयरन होते हैं और इसके किनारे पे पोरफायरिन के रिंग लगे होते हैं। तो अब ये देखो जब ये हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हुआ, इसका ये हीम और ग्लोबिन प्रोटीन में टूट गया, मतलब ग्लोबिन जो प्रोटीन पार्ट है इसमें ये टूट गया, तो क्या होता है? जो हीम है इसके जो पोरफायरिन है वो भी अलग हो गए और जो आयरन है सेंटर में वो भी अलग हो गए। अब ये ग्लोबिन और आयरन जो है ये क्या हो जाते हैं? रीयूज हो जाते हैं। लेकिन जो पोरफायरिन है ये जो है बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर बिलीवर्डिन जो है वो बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब हो गए आरबीसी के फेट। अब देखिए ब्लड सप्लाई टू लीवर, जो हमारा लीवर है उस तक ब्लड की सप्लाई कैसे होती है? तो यहाँ पे देखो ये है हमारा हार्ट। क्या है? हार्ट। जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर में बटा होता है, सबको मालूम है। अब देखो जो हार्ट होता है उसके राइट वाले साइड में एक टर्म याद रखना, लॉर्ड। क्या होता है? लॉर्ड। जो लेफ्ट वाला साइड होता है ये इधर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। जो राइट साइड होता है उधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्लो करता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में कहाँ से आते हैं? सारे ऑर्गन से, मतलब जो भी हमारे ऑर्गन वगैरह हैं उन सब से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है? इस राइट साइड वाले हार्ट में। कहाँ पे? राइट साइड वाले में। और फिर हार्ट में वो प्योरीफाई होके किसके थ्रू जाते हैं? लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में क्या है? ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सारे ऑर्गन को जाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये है इसका लेफ्ट साइड। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा? यहाँ से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे क्या है? मैंने आपको बताया है हिपैट वर्ड किसके लिए यूज होता है? लीवर के लिए। तो ये जो है हार्ट से लीवर में कनेक्ट हो रहा है। ये आर्टरी, जो आर्टरी होता है वो ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट ले जाता है। कहाँ पे ले जाता है? अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर, अवे फ्रॉम हार्ट। तो ये क्या है? हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो करता है? ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड फ्लो करता है? ऑक्सीजनेटेड। इस वर्ड को हमेशा जो है, इस वर्ड को हमेशा याद रखना। अब क्या होता है
ये तो हो गया हमारा हिपैटिक आर्टरी, जो कि हार्ट से ब्लड को कहाँ पे ला रहा है, लीवर में। अब देखो क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि क्या हो गया, स्प्लीन, और क्या हो गया, स्टमक, क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इनके जो डक्ट हैं, इनकी जो आर्टरी है, इसके थ्रू क्या हो, नहीं, इनके जो वेन्स होते हैं, इसके थ्रू क्या होता है, ये सब कनेक्ट होते हैं कहाँ पे आके, लीवर में। कहाँ पे, लीवर में। तो यहाँ पे देखो स्प्लीन हो गया, उसका भी वेन आके लीवर में कनेक्ट हो रहा, स्टमक का भी वेन आके लीवर में, स्मॉल इंटेस्टाइन का वेन भी आके जो है कहाँ पे कनेक्ट हो रहा, लीवर में। तो इसको हम बोल देते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या बोल देते हैं, हिपैटिक, लीवर से रिलेटेड है। पोर्टल, पोर्टल मीन्स क्या होता है, कनेक्शन। क्या होता है, कनेक्शन। जैसे आपने देखा होगा, जो मतलब जीके में पढ़ते हैं, सहायक नदियाँ, क्या बोलते हैं, सहायक नदियाँ, यानी गंगा की सहायक नदियाँ भागीरथी, अलकनंदा, क्या होती हैं, वो अलग अलग जगह से आके गंगा में मिल जाती हैं। ठीक इसी तरह से यमुना की सहायक नदियाँ, तो इस तरह से सोन, तवा, ये सब जो है आके उससे मिल जाती हैं। यानी क्या बन जाता है, एक कनेक्शन बन जाता है, एक पोर्टल बन जाता है। तो ठीक इसी तरह से जो स्प्लीन है उसका वेन्स, स्टमक का वेन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन का वेन आके एक जगह पे ये मिल जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं, हिपैटिक पोर्टल वेन। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो लीवर होता है, यहाँ पे क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ यूरिया। क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ यूरिया। तो देखो, आर्टरी से ब्लड आया था, आर्टरी A4 आया था, आर्टरी से ब्लड आया था, कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। और अब क्या होंगे, ये सारे ऑर्गन भी मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिए, और ये क्या होगा, जो लीवर है यहाँ से क्या जाएगा, हिपैटिक वेन। क्या जाएगा, हिपैटिक वेन, जो कि इसको ले जाएगा हार्ट के किस साइड में, इस तरह से याद रख लेना, जैसे है ना लॉर्ड। तो क्या है, लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड, राइट में डीऑक्सीजनेटेड। राइट में कहाँ से आते हैं, सभी ऑर्गन से। तो ये सारे ऑर्गन हैं, तो इन सब ऑर्गन के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं वो आएंगे हार्ट के राइट साइड में। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो, जो हमारा लीवर है, यहाँ पे क्या हो रहा था, सिंथेसिस ऑफ यूरिया। क्या हो रहा था, सिंथेसिस ऑफ यूरिया। क्या हो रहा, क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंथेसिस ऑफ यूरिया। तो जो सिंथेसिस ऑफ यूरिया हुई, अब देखो ये जो है लीवर से कहाँ पे जा रहे हैं, हार्ट के साइड में जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिपैटिक आर्टरी में यूरिया का अमाउंट ज़्यादा होता है या फिर हिपैटिक वेन में। तो याद रखना, हिपैटिक वेन जो है वो निकल रही है लीवर से और दूर जा रही, तो हिपैटिक वेन में जो है वो यूरिया का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो आपको हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन, ये सब क्लियर हो गए होंगे। अब देखो, हिपैटिक वेन इज रिच इन यूरिया। जो हिपैटिक वेन है ये जो है यूरिया में रिच होती है, इसमें ज़्यादा अमाउंट में यूरिया होता है। बिकॉज यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर, क्योंकि यूरिया जो है वो लीवर में सिंथेसाइज होता है। अब देखो क्या होता है, जो लीवर होता है इसके बारे में और क्या क्या याद रखेंगे। सबसे पहले तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ये सबको मालूम होता है। और क्या होता है, जो लीवर है वो सिक्रीट करती है बाइल। क्या सिक्रीट करती है, बाइल। ये डाटा याद रखना, एनसीईआरटी का है। क्या है, 800 ml टू 1000 ml पर डे जो हमारी लीवर है वो बाइल सिक्रीट करती है, 800 ml टू 1000 ml पर डे, एक दिन में। और बाइल का पीएच कितना होता है, 7.5 टू 8.5, यानी आपको देख के पता चल होगा, 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से बिलो क्या होता है, एसिडिक होता है, और ये 7 से ज़्यादा है, यानी कैसा होगा, बेसिक। बाइल बेसिक, बाइल बेसिक, इस तरह से याद रखना। अब देखो, जो बाइल होते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। बाइल में होता है बाइल पिगमेंट, बाइल में होता है बाइल साल्ट, और ये क्या होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल प्लस फास्फोलिपिड, वाटर एंड मिनरल। तो जो बाइल पिगमेंट होते हैं इसमें क्या क्या होता है, बाइल पिगमेंट क्या क्या होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। क्या होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। और बाइल साल्ट में क्या आता है, सोडियम एंड पोटेशियम आयन साल्ट ऑफ बाइल एसिड। और देखो, जो बाइल एसिड होता है यहाँ पे क्या आता है, कोलिक एसिड एंड डीऑक्सीकोलिक एसिड, डीऑक्सीकोलिक एसिड। ये दोनों क्या करते हैं, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये जो है फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं, यानी फैट के डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं।
तो इन दोनों को बेस पे, यानी यहाँ पे देखो ये डाइजेशन में कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सक्रीशन में, इस बेस पे हम क्या कह सकते हैं, इस बेस पे हम कह सकते हैं जो बाइल होता है पार्शियली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड पार्शियली डाइजेस्टिव प्रोडक्ट, मतलब ये डाइजेशन में भी एक्सक्रीशन में दोनों जगह हेल्प करा, यानी थोड़ा थोड़ा क्या है पार्शियल, तो पार्शियली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड पार्शियली डाइजेस्टिव। अब देखो बाइल सिक्रेशन स्टोर एंड कंसंट्रेटेड इन गॉल ब्लैडर, मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया भी है, जो बाइल होता है उसका जो सिक्रेशन है वो स्टोर होता है और कंसंट्रेशन होता है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में। बाइल डू नॉट हैव एनी एंजाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बाइल होता है इसके पास कोई भी एंजाइम, किसी भी तरह का कोई एंजाइम नहीं होता है। अब देखो फंक्शन ऑफ लीवर में क्या क्या चीज़ें हैं। जो लीवर होता है सबसे पहले हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, ये जो है फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, कैसे, बाइल साल्ट के थ्रू। अभी हमने बताया ना, ये जो है इमल्सिफिकेशन कर देते हैं, जैसे ये एक लार्ज मॉलिक्यूल था फैट का, उसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देंगे, यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो गया। हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन में जैसे देखो जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड्स का ग्रुप होता है, तो जैसे ये है हमारा एमिनो एसिड, हम जो है बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे होता है, एक होता है अमीन ग्रुप, एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, और यहाँ ये वेरिएबल ग्रुप लगा होता है, एक जगह लगा होता है हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या होता है, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप, तो जो रिमूवल हो गया अमीनो ग्रुप का, फिर ये जो पार्ट बचता है ये, इसमें क्या होता है, इसके बॉन्ड में एटीपी, तो ब्रेकडाउन, ये जो है बॉन्ड टूटते हैं और यहाँ से एटीपी बनती है, तो ये होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। अब बात करें हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में किस तरह से हेल्प करते हैं, मेंटेन नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, ये जो है हमारे बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। किस तरह से करते हैं, जैसे देखो अगर जो है ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया, हमारी बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट अगर बढ़ गया तो क्या होगा, ये जो है ग्लाइकोजन बना देंगे और ग्लाइकोजन के रूप में उसको हमारी बॉडी में स्टोर कर लेंगे, और जब कभी भी हमको फ्यूचर में ग्लूकोज की आवश्यकता हुई तो ये फिर से टूट जाएंगे और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखो अगर ग्लूकोज की अमाउंट कम हो गई हमारी बॉडी में तो ये जो है ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में चेंज हो जाएंगे। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस, क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन जो है वो टूट रहा है, या फिर इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूकोजन बन रहा है। तो इस तरह से जो है लीवर इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। लास्ट क्या है, जो लीवर है वो डिटॉक्सिफिकेशन बाय द हेल्प ऑफ पेरोक्सिसोम एंड SER, ये हमने सेल वाले चैप्टर में पूरी तरह से अच्छे से जो है पढ़ा था, तो आपको याद होगा। फिर जो है लीवर किस में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये जो है कोलेस्ट्रॉल का भी एक्सक्रीशन करता है। और इसके फंक्शन देखते हैं लीवर के क्या होते हैं, स्टोरेज होते हैं, ये स्टोरेज करता है किन किन चीज़ों का, विटामिन का, कौन कौन से विटामिन, A, D, E, K जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, एंड आयरन एंड कॉपर, इन सब चीज़ों का ये स्टोरेज करता है। B12 का भी स्टोरेज करता है, लेकिन B12 क्या होता है, वाटर सॉल्युबल। अब देखो ये फेगोसाइटोसिस का भी काम करते हैं। फेगोसाइटोसिस का काम कौन करते हैं, लीवर में जो होते हैं कफर सेल, जो कफर सेल होते हैं लीवर के, वो क्या करते हैं, स्टिलेट रेटिकुलो इंडोथीलियल सेल, रेटिकुलो इंडोथीलियल सेल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फिर देखो यहाँ पे जो लीवर होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, क्या करते हैं, विटामिन डी को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। तो अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से ये डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो रहा। तो ये है हमारा एक बड़ा सा मॉलिक्यूल किसका, फैट का, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है फैट का। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले बाइल सॉल्ट इसका एमल्सिफिकेशन करेंगे। तो बाइल सॉल्ट जब फैट का एमल्सिफिकेशन करेंगे तो इसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, ये क्या है, लिपिड या फैट, इसका छोटा छोटा टुकड़ा बन गया। अब क्या होगा, यहाँ पे पैंक्रियाटिक लाइपेज काम करेगा और ये जो है इसको ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड में ब्रेक डाउन कर देगा। तो क्या होगा, जब ये ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड और मोनोसैकेराइड बने तो ये चले जाएंगे अब हमारे इंटेस्टाइनल सेल में। कहाँ पे, इंटेस्टाइनल सेल में। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ट्राईग्लिसराइड में चेंज हो जाएंगे, यानी ये फिर से किस में चेंज हो जाएंगे, ट्राईग्लिसराइड में। अब ये जो ट्राईग्लिसराइड है ये जो है इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये जो छोटे छोटे हमारे
फैट मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे क्या होगा, लिपिड सराउंडेड बाय फॉस्फोलिपिड, इनके अराउंड इस तरह से जो है फॉस्फोलिपिड का एक सराउंडिंग बन जाता है, एक लेयर बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन। और जो काइलोमाइक्रोन अब बना, ये जो है इजीली इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, फिर ये जो है हमारे ब्लड वेसल्स में, यानी कि जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक्स में चले जाएंगे और इस तरह से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा फैट का एब्जॉर्प्शन। अब देखो यहाँ पे जो इमल्सिफिकेशन होता है वो क्या करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम। इस पॉइंट को आप जो है याद रखेंगे। अब देखो जो कार्बोहाइड्रेट है इसका किस तरह से होता है एब्जॉर्प्शन। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये मतलब मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड इस तरह के होते हैं। तो ये जो है एब्जॉर्ब होते हैं मोनोसेकेराइड के फॉर्म में। मोनोसेकेराइड में जैसे कि फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, इन सब फॉर्म में जो है ये एब्जॉर्ब होते हैं। तो जो फ्रक्टोज होता है ये जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ये जो है एब्जॉर्ब होता है। और किसके हेल्प से होता है, GLUT5 के हेल्प से। तो देखो फा फ्रक्टोज फा फैसिलिटेट, फा फ्रक्टोज फा फैसिलिटेट, इस तरह से FF करके याद रख लेना। अब ये जो ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, इनका डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन के रूप में भी हो सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के रूप में भी हो सकता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी इनका हो सकता है। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, मतलब हायर टू लोअर, मतलब जैसे एक तरफ, ये मैंने वैसे आपको सेल में बताया है, मतलब सिंपल डिफ्यूजन ये सब कुछ हमने देखा है। तो यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे लो, तो ये जो है इजीली इधर से इधर को मूव कर जाएंगे, यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये हो गया हमारा सिंपल डिफ्यूजन जो कि स्मॉल अमाउंट में होता है। लेकिन और बाकी के जो ग्लूकोज या गैलेक्टोज हैं इनका होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और ये किसके हेल्प से होते हैं, GLUT5 के हेल्प से। और ये GLUT4 होना चाहिए। और जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये होते हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के हेल्प से, NaGLT के रूप मतलब हेल्प से। फिर यहाँ पे देखो ये है हमारा ल्यूमेन। अब देखो किस तरह से हो रहा है, ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये है ब्लड वेसल्स। तो अब देखो ये है हमारा ल्यूमेन, ये है हमारा इंटेस्टाइनल सेल। अब क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन हुआ, तो ये जो है ब्रेक हो गए किसमें, मतलब इसका ग्लूकोज या गैलेक्टोज बना। तो कुछ तो है सिंपल डिफ्यूजन के रूप में डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में पहुंच जाएंगे, कुछ ग्लूकोज या गैलेक्टोज जो है वो देखो कुछ पंप के हेल्प से, यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, और फिर वो जो है हमारे ब्लड वेसल्स में पहुंचेंगे। और क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लगा होता है सोडियम पोटेशियम पंप। क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप। जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है यहाँ पे इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, यानी ATP की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ATP यूज होता है, ATP यूज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सोडियम है वो बाहर जाएंगे, पोटेशियम अंदर आएंगे। इस तरह से जो है पोटेशियम अंदर आएगा, सोडियम बाहर जाएगा। तो अंदर में क्या होगा, सोडियम की कमी हो जाएगी। क्या होगी, यहाँ पे सोडियम की कमी हो जाएगी। तो सोडियम की कमी जो हुई उसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो सोडियम है उसको हम इस चैनल के थ्रू क्या करेंगे, बाहर फेंकेंगे। क्या करेंगे, बाहर फेंकेंगे। और सोडियम के साथ साथ जो ग्लूकोज होता है उसका भी डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, सोडियम के साथ साथ ग्लूकोज का भी डिफ्यूजन होता है। तो इस तरह से क्या होता है, जो सोडियम है उसके साथ ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस वजह से इसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिव। जैसे यहाँ पे देखो इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा था, जब इसका काम हुआ, सोडियम के अंदर कमी हुई, तब जाके ये वाला एक्टिव हुआ। यानी ये है प्राइमरी एक्टिव, ये है सेकेंडरी एक्टिव। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, अभी मैं आपको प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिव बताती हुई हूँ किस तरह से। तो ये होता प्राइमरी एक्टिव, ये होता सेकेंडरी एक्टिव। और याद रखना हमेशा सोडियम के साथ में ग्लूकोज जाते हैं, जब सोडियम जाता है तब ग्लूकोज का डिफ्यूजन होता है। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पे देखो जैसे आप कभी जो फास्टिंग रखते हैं, मतलब व्रत रखते हैं, तो क्या होता है, मतलब तो नमक तो खाते नहीं हैं,
तो बहुत वीकनेस सी फील होती है। क्यों होती है? मतलब कितना भी फल फ्रूट कुछ भी खाओ लेकिन फिर भी एक वीकनेस सी लगती। क्यों लगती है? क्योंकि जो नमक होता है उसमें क्या होता है, सोडियम होता है। तो अगर आप नमक नहीं खा रहे हो तो सोडियम नहीं मिल रहा, और अगर सोडियम नहीं मिल रहा तो ग्लूकोज का भी तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो फिर तो कुछ भी खा लो। तो इस वजह से जो है वीकनेस लगती है, क्योंकि वहाँ पे सोडियम की कमी हो जाती है। मतलब सोडियम की कमी होती है और ग्लूकोज का डिफ्यूजन नहीं हो पाता। अब देखो, अब कैल्शियम का डाइजेशन किस तरह से मतलब एब्जॉर्प्शन होता है। जो कैल्शियम है वो विटामिन डी के हेल्प से क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो याद रखना, विटामिन डी इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड कॉर्टिसोल, एक होता है कॉर्टिसोल जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में क्या करती है, रुकावट डालती है। तो हम कह सकते हैं डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। क्या करती है? डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। देखो एक बार आपको बता देती हूँ, जैसे देखो ये एक साइकिल आपको नजर आ रहा होगा। तो क्या होता है यहाँ पे, ये जो इस तरह से लगा होता है ये कनेक्टेड होता है पिछले वाले पहिए से। जब आप पैडल लगाते हैं तो पिछला पहिया जो है वो मूव करता है, मतलब जो सारा एटीपी है यहाँ यूज हुआ, लेकिन जब पिछला पहिया मूव करता है ये आगे वाला भी मूव करता है। यानी यहाँ पे ये तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, लेकिन पिछले वाले के मूवमेंट की वजह से पहला वाला मूव किया, इस वजह से ये जो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ये है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो डायरेक्ट जहाँ पे एनर्जी खर्च करके काम हो रहा, और ये है सेकेंडरी एक्टिव जो कि इसके होने से हो रहा, इसके होने से ये हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले इस फिगर से अब आप परिचित होंगे। ये है हमारा माउथ, क्या है, यह है हमारा माउथ, यह है इसोफेगस, यह है स्टमक, यह है स्मॉल इंटेस्टाइन, यह है लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो कहाँ कहाँ से किस किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, इस पॉइंट को याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो माउथ होता है यहाँ से ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे कि देखो माउथ से ड्रग का एब्जॉर्प्शन मतलब ये है, जैसे देखो कभी कभी क्या होता है जब किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो उसके टंग के नीचे क्या करते हैं, एक ड्रग रखते हैं, उसका नाम क्या होता है, ग्लिसरेट ट्राइनाइट्रेट। तो क्या होता है कि वो मतलब क्योंकि हमारे माउथ से डायरेक्ट क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो याद रखना माउथ में कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट एब्जॉर्ब होते हैं। स्टमक में क्या होता है, वाटर, मिनरल, ड्रग, इन सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर ड्यूडेनम में आयरन का, जिजेनम में फॉलिक एसिड का, इसके साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इन सब चीज़ों का। और इलियम में विटामिन B12 का, किसका, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। और बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की तो यहाँ पे वाटर, मिनरल, ड्रग। अब आप सोचेंगे स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों जगह ही वाटर, मिनरल, ड्रग है। तो डिफरेंस ये है, जो स्टमक है यहाँ पे सिंपल शुगर भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होते। तो याद रखना कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं, माउथ से सर्टन ड्रग, स्टमक से वाटर, मिनरल, ड्रग, जो ड्यूडेनम है यहाँ से आयरन, जो जिजनम है यहाँ से फॉलिक एसिड, इलियम से विटामिन B12 और लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर, मिनरल एंड ड्रग। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे। अब देखो क्या होता है, ये यहाँ पे है हमारा इंस्फिंक्टर जो कि मैंने आपको बता भी दिया, लेकिन इसके बारे में और एक चीज़ हमको जानना है। तो क्या है, देखो ये है हमारा ईसोफेगस। तो ईसोफेगस की ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला। तो ऊपर वाला क्या हो गया, अपर ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर। क्या हो गया, अपर ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर। और जो लोअर साइड पे है उसको क्या बोलते हैं, लोअर ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर। क्या बोलते हैं, लोअर ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर, अपर ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर, लोअर ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर। और जो स्टमक और ड्यूडेनम के बीच है उसको बोलते हैं पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। जो इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में है उसको बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। अब देखो जो अपर ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर होता है ये होता है वॉलंटरी। कैसा होता है, वॉलंटरी। वॉलंटरी मीन्स क्या होता है, जिस पर हमारा कंट्रोल हो, जिस पर हमारा कंट्रोल हो। यानी कि जो वॉलंटरी होते हैं इसी को स्केलेटल मसल, ये जो है स्केलेटल मसल के बने होते हैं। जैसे देखो अगर हम चाहेंगे अपना हाथ ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, दाएं करेंगे, बाएं करेंगे। अगर हम चाहेंगे तो अपने पैरों से चलेंगे, नहीं तो बैठ जाएंगे, नहीं तो लेट जाएंगे। मतलब देखो कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका हमारी बॉडी में हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम अपने हाथों के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, पैरों के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हमारा इन पे नियंत्रण है। तो ये कैसे हैं, वॉलंटरी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, इनको हम क्या बोलते हैं,
जैसे इसको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी। तो याद रखना जो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर है ये वॉलंटरी होता है। इसके अलावा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, इलियोसिकल वाल्व ये सब क्या होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, स्मूथ मसल्स के बने होते हैं। इन पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता। जैसे आप देखो, आप जो है मुंह में खाना चबा रहे हो, अब जैसे कोई मेडिसिन होती है तो हम उसको क्या है झट से गटक लेते हैं क्योंकि उसकी जो टेस्ट है हमको नहीं पसंद होती है, यानी हमारा नियंत्रण है। लेकिन अगर मान लो कोई हमारी फेवरेट चीज़ है जिसको हम खा रहे हैं तो उसको हम मुंह में रख के थोड़ा देर तक मतलब मुंह में ही रखते हैं, उसको खाते रहते हैं। तो क्या है, जब हमारा मन करता हम निगलते हैं, जल्दी निगल लेते हैं, लेट से निगलते हैं या नहीं निगलते हैं, तो इस पर हमारा कंट्रोल है। लेकिन बाकी के जो स्फिंक्टर या वाल्व हैं इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो कुछ डिजीजेस दी हुई हैं। क्या क्या होता है, एक होता है पेम यानी प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन। यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्या होता है प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, माल वर्ड हमेशा बैड के लिए यूज होता है। माल न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अब देखो, एक होता है मेरास्मस, एक होता है क्वाशियोरकर। क्या होता है, एक होता है मेरास्मस, एक होता है क्वाशियोरकर। तो देखो जो मेरास्मस होता है, माँ फॉर मेनी, यानी यहाँ पे कई सारी चीज़ों की डिफिशियंसी होती है। क्या क्या चीज़ की, प्रोटीन एंड कैलोरिक एनर्जी। क्वाशियोरकर केवल प्रोटीन डिफिशियंसी। तो याद रखना दोनों में डिफरेंस क्या है। जो क्वाशियोरकर है, क्वा से केवल, क्वाशियोरकर केवल प्रोटीन डिफिशियंसी है। लेकिन मेरास्मस में प्रोटीन डिफिशियंसी भी है, कैलोरिक एनर्जी की भी डिफिशियंसी है। तो याद रखना डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरिक एनर्जी क्या है हमारा, प्रोटीन एंड कैलोरिक एनर्जी की डिफिशियंसी है मेरास्मस में, केवल प्रोटीन की डिफिशियंसी है क्वाशियोरकर में। और देखो मेरास्मस होता है लेस देन 1 ईयर ऑफ एज। जैसे क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं अगर उनके मदर मिल्क को जल्दी से मतलब हटा लिया जाए, मतलब जल्दी उनके मिल्क को रिड्यूस कर दिया जाए, तो उसमें जो है मेरास्मस हो जाते हैं। तो ये होता है लेस देन 1 ईयर के बच्चों में। और क्वाशियोरकर होता है मोर देन 1 ईयर ऑफ एज के बच्चों में। जो मेरास्मस होता है इसमें बच्चे लीन एंड थिन होते हैं यानी दुबले पतले होते हैं। लेकिन क्वाशियोरकर में क्या होता है, ये एडिमेटस होते हैं, यानी इनका पेट आप देखोगे ऐसे खूब फूल ऐसे निकला सा होता है। ये बच्चे यहाँ पे ये निकला सा होता है, यानी एडिमेटस होता है यहाँ पे। और अगर बात करें मेरास्मस की तो इसकी बेटर प्रोग्नोसिस होती है और क्वाशियोरकर की बैड प्रोग्नोसिस होती है। अब आप सोचेंगे प्रोग्नोसिस मीन्स तो मतलब इसके ठीक होने के चांस क्या होते हैं, ठीक होने के चांस, इसी को बोलते हैं प्रोग्नोसिस। तो मेरास्मस जो है इसके ठीक होने के चांस अच्छे होते हैं, लेकिन जो क्वाशियोरकर है इसके ठीक होने के चांस अच्छे नहीं होते। इनको यानी इनको ठीक करने का चांस जो है वो बहुत कम होता, बैड प्रोग्नोसिस होता है। तो ये था हमारा पेम डिजीज जिसके अंतर्गत हमने देखा मेरास्मस एंड क्वाशियोरकर। तो ये सारी पॉइंट जो है मैंने आपको डाइजेशन यहाँ पे हमारा हो गया कंप्लीट। कुछ चीज़ें और एनसीईआरटी में डिजीज दी हुई हैं, उसको आप जो है पढ़ लेना या फिर मैं बाद में करा दूंगी। तो चलिए इसको यहाँ पे एंड करते हैं। और आई होप आपको डाइजेशन यूनिट जो है अच्छे से समझ आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट यूनिट होगा रेस्पिरेशन। तो आप जो है अपना फीडबैक देना मत भूलना। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।